हो गया। देखिए आज पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकता, समझे, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए बहुत बढ़िया टॉपिक है आनुवांशिकता और जैव विकास। इसमें आनुवांशिकता किसको कहते हैं? जो माँ बाप का गुण जो बाल बच्चा में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। और एक होता है जैव विकास। जैव विकास क्या होता है कि कोई भी जीव का विकास हुआ और उसका समय पे, ठीक ना, समय के अनुसार धीरे धीरे जो शरीर में जो चेंजिंग होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें मेंडल के बारे में भी पढ़ना है और इसमें पता लगाना है, ठीक है, लिंग गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है। लिंग गुणसूत्र क्या होता है कि जैसे माँ बाप है, ठीक है, उसका ब्याह हुआ, ठीक है, तो फिर उसका बाल बच्चा बेटा होगा कि बेटी होगा, इस तरीक़ा से इसी में पढ़ना है। माँ बाप का गुण कैसे बाल बच्चा में आ जाता है, माँ बाप लंबा तो बाल बच्चा भी लंबा, मतलब, और बाल बच्चा मतलब माँ बाप करिया तो बाल बच्चा करिया, इस तरीक़ा से इसी में पढ़ना है, समझें। तो देखिए आनुवांशिकता होता क्या है, ठीक ना, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता इसको बोलते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी आनुवांशिकता किसको कहते हैं? ठीक है, माता पिता का वैसा गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी बाल बच्चा में आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक ना। तो बोले आनुवांशिकता क्या है? तो माता पिता का वह गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचारण होता है, संचारण मतलब जमा होते रहता है, उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, आनुवांशिकता लिखे। आनुवांशिकता क्या है? तो माता पिता का वह गुण, आनुवांशिकता लिखे, माता पिता का वह गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संतानों में गुणों का संचारण होता है, उसे आनुवांशिकता कहते हैं। अब देखिए आनुवांशिकता का अध्ययन, आनुवांशिकता का अध्ययन, आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक, यानी आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। हिंदी में बोलेंगे तो क्या चीज? आनुवांशिकी, ठीक है। आनुवांशिकता शब्द दिया था कौन? आनुवांशिकता का खोज कौन किया था? आनुवांशिकता, आनुवांशिकता का खोज, आनुवांशिकता का खोज कौन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवांशिकता का खोज कौन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक चीज़ याद रखिएगा, आधुनिक आनुवांशिकता के खोज किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवांशिकता के पिता भी बोला जाता है, आनुवांशिकता का पिता भी किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, जॉन मेंडल को। आनुवांशिकता का खोज भी क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवांशिकता का पिता किसको कहते हैं? पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक आनुवांशिकता के जनक बोले या पिता, एक ही बात है। आधुनिक आनुवांशिकता के जनक मॉर्गन को कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकता के जनक मॉर्गन को कहा जाता है। और जेनेटिक शब्द कौन दिया था? जोहानसन ने। जेनेटिक शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने, समझे। जेनेटिक्स किसको कहते हैं? आनुवांशिकता का जो अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक शब्द कौन दिया था? जोहानसन ने। और आनुवांशिकता शब्द कौन दिया था? आनुवांशिकता का शब्द कौन दिया था? आनुवांशिकता शब्द कौन दिया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने कब दिया था? 1905 में। और जेनेटिक शब्द यानी कौन दिया था? जोहानसन ने। कब? 1909 में। जेनेटिक का खोज कौन किया था?
जोहानसन ने, और शब्द भी दिया था जोहानसन ने 1909 में। जेनेटिक बोले या जीन बोले एक ही बात है, ठीक है, बोलेगा कि जीन का खोज या शब्द दिया था कौन? जोहानसन ने। जोहानसन ने जीन का खोज भी किया था, यह शब्द कौन दिया था? जोहानसन ने। तो ये बेसिक था, ठीक ना। बोले आनुवांशिकता क्या है? तो आनुवांशिकता क्या है? माता पिता का वैसा गुण, माता पिता का वैसा गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी का हो, पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में गुण का हो, स्थानांतरण हो, संतानों में गुण का हो, स्थानांतरण हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब माँ बाप का जितना भी गुण है, ठीक है, लक्षण वो बाल बच्चा में आ जाए, वही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे माँ बाप गोरा है तो बाल बच्चा भी गोरा, माँ बाप करिया तो बाल बच्चा भी करिया नहीं, इस तरीक़ा से माँ बाप तेज तो बाल बच्चा भी तेज, इस तरीक़ा से होता है। तो ये सब क्या हो गया? आनुवांशिकता के गुण, समझे, होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी का होता है, बाल बच्चा में आ जाता है। एक होता है जैव विकास, कछ भाव, जैव विकास। जैव विकास को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोलते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जैव विकास क्या मतलब किसको कहते हैं? कि जितना भी जीव जंतु है, ठीक है, और उसका समय के अनुसार जो धीरे धीरे मतलब जो चेंजिंग होता है ना बॉडी में, उसी को क्या कहते हैं? जैव विकास। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई भी जीव का शरीर में जो समय के अनुसार जो क्रमिक परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा का जन्म हुआ, ठीक ना, छोटा बच्चा का जब जन्म हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ? उसका समय के अनुसार उसका बॉडी में चेंजिंग होते चल जाता है, नहीं है, मतलब हाथ बढ़ेगा, पैर बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा, इस तरीक़ा से समय के अनुसार धीरे धीरे जो बॉडी में जो चेंजिंग होता है ना, है बढ़ता है, उसी को क्या कहते हैं? जैव विकास। जैव के मतलब होता है जीव जंतु, और विकास के मतलब बढ़ना। जीव जंतु के शरीर में जो दिन पर दिन जो विकास होते जाता है, उसी को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। तो बोले जैव विकास क्या है? तो माता पिता का वह गुण, माता पिता के कहते हैं, मतलब जीवों का वैसा गुण जिसमें मतलब समय के अनुसार, ठीक है, जो लगातार क्रमिक परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। मतलब समझिए, जैसे एक और भी समझ सकता है कि जैसे पहले के इंसान में क्या होता था कि आदमी बंदर के रूप में था, नहीं, कहता है कि इंसान का जो विकास हुआ है वो बंदर से हुआ है, नहीं। तो पहले क्या था? बंदर था पहले, मतलब झुक कर चलता था, नहीं, दो हाथ दो पैर से जानवर की तरह चलता था, फिर धीरे धीरे खड़ा होके चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, नहीं, धीरे धीरे से उसका सोचने की क्षमता बढ़ा, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार किया, फिर धीरे धीरे खेती करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे एक जगह पे रहना शुरू किया, नहीं, इस तरीक़ा से, इस तरीका। आवाज़ देखिए इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। पहले आदमी बंदर था, आवाज़ का है आदमी, मतलब बहुत आगे बढ़ गया, नहीं। तो ये देखिए समय के अनुसार जो धीरे धीरे जो चेंजिंग हुआ, उसी को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास किसको कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति और उसके पूर्वज के इतिहास में जो क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब लगातार जो चेंजिंग होता है, उसी को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। मतलब सीधा सीधी समझिए, कोई भी जीव का निर्माण हुआ और उस जीव का शरीर धीरे धीरे क्या हो रहा है? डेवलप होते जा रहा है, नहीं, वही क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है, ठीक ना। जैसे हम मान लो कि कोई बच्चा छोटा जन्म लिया, वो फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, 3 महीना का हुआ, 6 महीना का हुआ, फिर चलना मतलब खड़ा होना शुरू किया, फिर चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, नहीं, इस तरीक़ा से। तो धीरे धीरे शरीर में क्या हुआ? बॉडी में चेंजिंग होते चल गया, यही क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। तो लिखिए जैव विकास क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा, लिख के डाल दीजिए जैव विकास। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के उत्पत्ति तथा उसके पूर्वज के इतिहास में हुए क्रमिक परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वज के इतिहास में हुए क्रमिक परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं।
एक होता है विभिन्नता। विभिन्नता क्या होता है कि जितना भी, जैसे मान लो कि माता है, आई का है, पिता है। मान लो कि माता का है गोरा है और पिता का है करिया है। करिया है मतलब काला रंग का है। अब देखो ये दोनों का जब विवाह हुआ तो क्या हुआ, बच्चा हुआ नहीं। अब बच्चा हुआ, अब देखिए यहाँ से डिसाइड होता है, ठीक ना, कि या तो बाल बच्चा करिया भी हो सकता है या गोरा भी हो सकता है। नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, माता पिता के गुण पे, ठीक ना। माता पिता जैसा रहेगा उसका बाल बच्चा का लक्षण वैसा ही आएगा, ठीक ना। ये कौन सा नियम कहलाता है, आनुवांशिकता। और ये जो चेंजिंग होता है ना, यही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है ना। सॉरी, आनुवांशिकता कहते हैं, विभिन्नता कहलाता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि माता पिता वाला पूरी लक्षण बाल बच्चा में आ ही जाए, नहीं। जैसे माँ बाप लंबा, ठीक ना, तो बाल बच्चा भी क्या हो जाता है लंबा, माँ बाप करिया तो बाल बच्चा भी करिया, ठीक ना। अब समझिए, मान लो कि माँ मतलब माता का गोरा रंग के और पिता का करिया रंग के, ठीक ना। अभी दोनों का विवाह होगा तो संतान उत्पन्न होगा, बच्चा उत्पन्न होगा। अब बच्चा उत्पन्न हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ गोर है तो बच्चा भी गोरे हो। कोई ज़रूरी नहीं कि बाल बच्चा करिया है, सॉरी मतलब पिता करिया है तो बाल बच्चा भी करिया। दोनों में से कोई लक्षण भी आ सकता है, या तो करिया भी हो सकता है या गोरा भी हो सकता है। यही क्या हो गया, विभिन्नता कहलाता है, ठीक ना। तो माता पिता का वैसा गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी बाल बच्चा में क्या होता है, उसका गुण में जो चेंजिंग होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। मैं तो सीधा सीधी समझो कि माँ बाप के जो भी लक्षण रहेगा वो बाल बच्चा में पूरी नहीं मिलेगा, यही क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप बकलोल है तो बाल बच्चा भी बकलोले निकले, ठीक है ना। माँ बाप गोरा तो बाल बच्चा भी पूरी गोरा निकले, ठीक ना। दोनों में से कोई एगो चेंज रहेगा तो उसका बाल बच्चा में भी क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, ठीक ना, विभिन्नता कहते हैं। तो विभिन्नता क्या है, लिखिए। पहले समझिए, एक होता है जीन, ठीक ना, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता की मूल इकाई, आनुवांशिकता की मूल इकाई को क्या कहते हैं, मूल इकाई को जीन कहते हैं। कच बहु जीन। और जीन शब्द कौन खोज किया था, जोहानसन ने। कब किया था, 1909 में। जीन का खोज बोले या शब्द बोले कौन किया था, जोहानसन ने, 1909 में। अब समझिए, जैसे एक कोशिका होता है, कच बहु कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है। समझिए, जैसे एक कोशिका हो गया, और कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, जिसको गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। समझे। अब समझिए, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। डीएनए का काम करता है कि माँ बाप पे जैसा लक्षण रहेगा ना, वैसा क्या होता है, बाल बच्चा में आ जाता है। जैसे ये क्या करता है, शरीर के अंग का निर्माण करता है। समझे, डीएनए। जैसे माँ बाप लंबा तो बाल बच्चा भी लंबा, माँ बाप गोरा तो बाल बच्चा भी गोरा, ठीक है। तो ये किसके कारण, डीएनए के कारण। और डीएनए में, ठीक है, जो गुण का जो स्थानांतरण होता है, जैसे मान लो कि माँ बाप तेज है तो बाल बच्चा भी तेज, माँ बाप लंबा है तो बाल बच्चा भी लंबा। तो ये ट्रांसफ़र, ये गुण सिग्नल देने का काम कौन करता है, कि माँ बाप लंबा है तो बाल बच्चा भी लंबा होना चाहिए। तो ये गुण मैसेज कौन देता है, ये जीन देता है। तो जीन के काम का है, ठीक है, सूचना का प्रवाह करना, ठीक है। और डीएनए के काम का है बॉडी के निर्माण का कम, ठीक ना। डीएनए क्या करता है, बॉडी के निर्माण करता है, ठीक है। जैसे हम लंबा है तो आने वाला बाल बच्चा भी लंबा होगा, ठीक ना। तो ये लंबा किसके कारण हुआ, डीएनए के कारण। और सूचना दिया कौन, ठीक ना, कि माँ बाप लंबा है तो बाल बच्चा भी लंबा होना चाहिए। कौन दिया सूचना, ये जीन दिया। समझें। तो जीन का काम होता है सूचना का प्रवाह करना। समझे। तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। पहले समझिए विभिन्नता होता क्या है। विभिन्नता को बोलते हैं वेरिएशन। विभिन्नता किसको कहते हैं,
मतलब जीवों का वैसा गुण, ठीक ना, जो अपने जनक और अपने ही जाति के सदस्य में जो गुणों का चेंजिंग देखने के लिए मिलता है, ठीक ना, है उसी को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। जैसे अभी बताएं कि मान लो कि ये पिता है, ये कहाँ है, माता है, ये कहाँ है, माता है। अब देखिए पिता मान लो कि लंबा है, आई माता का है, मतलब नाटा है यानी बौना है, माता का है, बौना है। अब देखिए अभी दोनों का विवाह हुआ, अभी एक संतान उत्पन्न हुआ, नहीं संतान मतलब बच्चा उत्पन्न हुआ विवाह के बाद। अभी देखो या तो हो सकता है कि माँ बाप, ठीक है, माँ बाप लंबा है तो बाल बच्चा भी क्या हो जाए, लंबा हो जाए, ये खासियत हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है कि मतलब बाप लंबा है तो हो सकता है कि बाल बच्चा का नहीं लंबा हो जाए, या तो हो सकता है कि माँ बाप मतलब माता लंबा है, सॉरी बौना है, तो बाल बच्चा भी क्या हो जाए, बौना हो जाए। नहीं, तो ये दोनों का हुआ चेंजिंग देखने को मिला। नहीं, या तो पिता लंबा है तो बाल बच्चा भी लंबा का नहीं हो जाए, या माता बौना तो का पता बौना भी माँ बाप सॉरी बाल बच्चा बौना हो जाए। नहीं, तो ये गुण किसके कारण हुआ, ये विभिन्नता के कारण हुआ। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का मैसेज इसमें आ ही जाए, मतलब दोनों का गुण इसमें आ ही जाए, लेकिन दोनों अगर एक जैसा हो, ठीक ना, पिता भी कहा है लंबा है और माता भी कहा लंबा है ना। अब देखिए अब इस दोनों का विवाह हुआ, अभी संतान उत्पन्न होगा, नहीं बच्चा उत्पन्न होगा। अब बच्चा जो उत्पन्न होगा, अब देखो पिता लंबा है तो हो सकता है पिता लंबा है तो बच्चा भी क्या हो जाए, लंबा हो जाए, और माता लंबा है तो क्या हो सकता है, बच्चा भी क्या जाए, क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो देखो यहाँ पे दोनों का लक्षण आ गया, या तो पिता रहे या माता रहे, दोनों का हो सकता है, लंबा हो सकता है। नहीं, अगर मान लो कि ये पिता है और ये माता है, और ये पिता मान लो कि बौना है और माता भी कहा बौना है ना। अब इसका बच्चा उत्पन्न होगा तो हो सकता है कि पिता वाला गुण आ जाए बच्चा में, कहानी बौना बन जाए, या हो सकता है कि माता वाला गुण आ जाए यानी बौना हो जाए। नहीं, अब देखिए दोनों तो है बौना, तो दोनों का गुण कैसा आ गया, बौना का। नहीं, ये देखो दोनों का है लंबा, तो बाल बच्चा भी क्या हो गया, लंबा। अब देखो इसमें, ठीक है, एक पिता है और एक माता है, पिता कैसा है, लंबा है, माता का है, बौना है। अब देखिए दोनों का विवाह हुआ, ठीक है, बच्चा उत्पन्न हुआ, तो हो सकता है कि पिता वाला गुण आ जाए बाल बच्चा में, लंबा है पिता तो बाल बच्चा भी कहानी लंबा आ जाए, या माता लंबा सॉरी बौना है तो हो सकता है कहानी बाल बच्चा बौना हो जाए। तो देखो या तो दोनों में से कोई का गुण का चेंजिंग हो सकता है, या तो पिता लंबा तो या बाल बच्चा लंबा, या तो माता बौना तो हो सकता है क्या पता बौने बाल बच्चा हो जाए। नहीं, तो देखो ये विभिन्नता हो गया ना। देखो माँ बाप लंबा तो बाल बच्चा लंबा, माँ बाप बौना तो बाल बच्चा बौना, या माँ बाप गोरा या सॉरी माँ बाप बौना या लंबा तो बाल बच्चा भी बौना या लंबा, यही चेंजिंग देखने को मिलता है, ठीक ना। जैसे मान लो कि अब ये अनुसार हो गया ना, अब गोरा करिया देख लो, ये गोरा हो गया और ये काला हो गया। अब हो सकता है कि देखो अभी दोनों का विवाह हुआ, नहीं तो देखो पिता अगर गोर है तो हो सकता है कि बाल बच्चा भी गोरा हो जाए, या हो सकता है माता काला है तो बाल बच्चा भी काला हो जाए। नहीं, अब देखो दोनों का गुण आ रहा है। नहीं, या तो पिता गोरा है तो हो सकता है कि बाल बच्चा किस पे चल जाए, कहानी पिता पे चल जाए तो गोरा हो जाएगा, अगर माता पे चल गया तो किससा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो देखो काला या गोरा दोनों का संभावना आ रहा है। नहीं, तो इसी को चेंजिंग कहते हैं, ठीक ना। तो माता पिता का वैसा गुण जो अपने संतान में का हो जाए, कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाए, ठीक ना, गुण में, यही क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। तो लिखिए विभिन्नता होता क्या, लिख के डाल दीजिए, जीवों का वैसा गुण जो अपने जनक और अपने ही सदस्य, अपने जनक और अपने ही सदस्य के बीच, अपने ही सदस्य के बीच विभिन्नता को दर्शाता है। विभिन्नता अरे एकदम सिंपल है, समझा, वेरिएशन, ठीक ना। मतलब माँ बाप का जो भी लक्षण है वो बाल बच्चा में चेंजिंग मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हम एकदम तेज हैं तो बाल बच्चा भी एकदम तेज हो, ठीक ना। अगर मान लो कि हम बकलोले तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाल बच्चा बकलोले हो, समझें। जैसे एक आदमी था, सॉरी एक वैज्ञानिक था, चार्ल्स डार्विन, समझिए थोड़ा सा, चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जितना भी बाल बच्चा जो जनरेशन में जो पैदा होगा वो बाप से क्या होगा, 10 गुना तेज, ठीक है, 10 गुना तेज कौन होगा,
बेटा होगा, ठीक ना। ये कौन बात बोला था? चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने एक नियम दिया था, विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। इन्होंने बताया, ठीक है, कि बाल बच्चा जितना भी पैदा होगा वो बाप से क्या होगा? 10 गुना तेज कौन होगा? बेटा होगा। जैसे समझिए कि माँ बाप का बाल मतलब मोबाइल चलाने नहीं आता है, लेकिन आजकल छोटा बच्चा जैसा ही जन्म लेता है 1 साल 2 साल के बाद वो क्या होता है? तुरंत मोबाइल चलाना सीख जाता। नहीं, तुरंत फट यूट्यूब निकाल देगा, इंस्टाग्राम निकाल देगा, रील देखना शुरू कर देगा। नहीं, बस उसको लॉक खोल के दे दो, भले माँ बाप को उतना चलावे आवे या ना आवे। नहीं, तो यही होता है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जितना भी बाल बच्चा जो आपके जनरेशन में जो जन्म लेगा वो बाप से क्या होगा? 10 गुना तेज बेटा होगा। नहीं, अब देखवे करता है, अभी के चेंजिंग देख ही रहा है कि जो जारिए को होता है 21 साल के सही से खा भी नहीं पा रहा है, और अब मोबाइल दो तबे खाएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। इस तरीक़ा से भले आपने चलावे आवे या नहीं आवे, लेकिन बाल बच्चा चला लेता है। नहीं, खाली लॉक खोल के दे दीजिए, यूट्यूब निकाल देगा, इंस्टाग्राम निकाल देगा, सब निकाल देगा, पूरा स्क्रीन करके देखेगा। नहीं, स्क्रॉल करके। तो देखो कितना तेज है बाल बच्चा आज के जनरेशन में। ये विभिन्नता बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समय के अनुसार। पहले क्या होता था कि लोग मतलब दिन भर माल भात खा के, ठीक है, क्या होता था? दिन भर काम कर लेता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। पहले के लोगों का शरीर का हड्डी क्या होता था? मजबूत होता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? हड्डी कमज़ोर हो रहा है। पहले के पावर क्या होता था? लोगों में इम्यूनिटी पावर कम था, लोगों को बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होता था। लेकिन आज के क्या है? लोगों को बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि चेचा का हैजा ये सब हो जाता था ना, तो गाँव के गाँव लोग साफ हो जाता था। लेकिन आज क्या है? उससे बीमारी से लड़ने की क्षमता का आज के समय में बहुत ज़्यादा है ना। अब देखो तो चेचक होता है, हैजा होता है, ये सब कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आसानी से दवा खा लिया, तुरंत ठीक हो गया। नहीं भी दवा खाता है, परहेजी में रहता है 1 सप्ताह, तो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। नहीं, अब पहले के ज़माना में क्या होता था? चेचा को हैजा हो जाता था तो गांव के गांव साफ हो जाता था। तो यही है विभिन्नता, जो दिन पर दिन क्या हो रहा है? जीवों में चेंजिंग हो रहा है। अगर विभिन्नता नहीं होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जितना भी जीव का जो विकास हो रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। पहले के समय में गर्मी कम था, लेकिन अब के समय में क्या है? गर्मी ज़्यादा है। तो आने वाला जनरेशन क्या कर रहा है? गर्मी को झेल रहा है। अगर पहले के जैसा शरीर रहता तो आपकी गर्मी झेल नहीं पाता, समझे? इस तरीक़ा से पहले लोग कम पढ़ता था, लेकिन अब क्या है? सबका दिमाग तेज है। तो समय के अनुसार क्या हो रहा है? दिमाग भी तेज हो रहा है, शरीर का बॉडी का विकास भी हो रहा है। पहले बीमारी से लड़ने की क्षमता कम था, बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है ना। इस तरीक़ा से पहले दिमाग लोगों का कम था, अब दिमाग का है? तेज है। तो दिन पर दिन वेरिएशन बहुत ज़रूरी है, विभिन्नता बहुत ज़रूरी है। तो लिखिए विभिन्नता होता क्या है? लिखिए जीवों का वैसा गुण जो अपने जनक मतलब माता पिता, अपने जनक और अपने ही सदस्य के बीच भिन्नता मतलब चेंजिंग, भिन्नता देखने को मिलता है, जिसे विभिन्नता कहते हैं। जीवों का वैसा गुण जो अपने जनक और अपने ही जाति के सदस्य के बीच भिन्नता मतलब चेंजिंग देखने को मिलता है, भिन्नता देखने को मिलता है, जिसे विभिन्नता कहते हैं। अब लिखिए स्टार बना के, विभिन्नता 2 प्रकार के होता है। विभिन्नता 2 प्रकार के होता है। पहला होता है जनिक विभिन्नता, और दूसरा होता है कायिक विभिन्नता। जनिक विभिन्नता को इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं? जनिक विभिन्नता को जेनेटिक वेरिएशन, और इसको बोलते हैं कायिक विभिन्नता को सोमैटिक वेरिएशन। जनिक विभिन्नता किसको कहेंगे? जनन कोशिका के
जनन कोशिका में होने वाला चेंजिंग को क्या कहते हैं? जानिक विभिन्नता। और डीएनए में, ठीक है, डीएनए में चेंजिंग होने के कारण जो विभिन्नता होता है उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। मतलब समझिए, जनन कोशिका में जो चेंजिंग होगा उसे जानिक विभिन्नता, और जो डीएनए में जो चेंजिंग होगा उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं, उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। अब समझिए जानिक विभिन्नता होता क्या है? जानिक विभिन्नता, जानिक विभिन्नता किसको कहेंगे? जनन कोशिका में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? जानिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे माँ बाप के समझ लो, ठीक ना, जैसे माँ का मतलब माता पिता का, ये हो गया माता, ये हो गया पिता। माता पिता के मान लो कि आँख नीला है, ठीक ना, आँख कैसा है? नीला। आँख कैसा है? नीला। तो बाल बच्चा के भी आँख कैसा होगा? नीला, ठीक ना। मान लो कि माता पिता का आँख का रंग कैसा है? काला है, तो बाल बच्चा के रंग आँख का कैसा रंग हो जाएगा? काला। इस तरीक़ा से तो ये जनन कोशिका में होने वाला जो चेंजिंग होता है उसे क्या कहते हैं? जानिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे माँ बाप के आँख का रंग काला, तो बाल बच्चा का रंग भी क्या होगा? काला होगा। माँ बाप के मान लो कि बाल का है, बाल का है काला है, बाल का है काला, तो बाल बच्चा के भी शरीर का बाल कैसा होगा? काला होगा, ठीक ना। मान लो कि माता पिता का बाल का है सफ़ेद हो, ठीक ना, सफ़ेद है, उजला है, पाक गया है नहीं, तो बाल बच्चा का भी सब बाल का रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा, ठीक है ना। इस तरीक़ा से मतलब जो माँ बाप के जो भी गुण रहेगा वो बाल बच्चा में आ गया, ठीक ना, तो क्या हो गया? जानिक विभिन्नता। और एक होता है कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता ये क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो माँ बाप का लक्षण है वो बाल बच्चा में अवे करे, ठीक ना। जैसे माँ बाप मान लो, ठीक ना, कि गोरा है पूरा, ठीक ना, हाँ, तो गोरा है, तो हम भी मान लो कि बाल बच्चा भी क्या हुआ? गोरा पैदा हुआ। अब धूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा नहीं। तो देखो गुण आया माँ बाप वाला, हाँ, गुण तो आया, लेकिन चेंजिंग हो गया बाहरी वातावरण के कारण, ठीक ना। तो पहले लिखिए, ठीक है, जानिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता, तब समझ में आएगा। पहले लिख के डाल दीजिए जानिक विभिन्नता। लिखे जानिक विभिन्नता, लिखे वैसा विभिन्नता जिसमें जनन कोशिका में होने वाला परिवर्तन, वैसा विभिन्नता जिसमें जनन कोशिका में होने वाला परिवर्तन, जनन कोशिका में होने वाला परिवर्तन के कारण होता है उसे जानिक विभिन्नता कहते हैं, उसे जानिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे लिखिएगा माता पिता का आँख नीला, तो माता पिता का आँख नीला तो बाल बच्चा का आँख नीला। माता पिता का बाल सफ़ेद, तो बाल बच्चा का बाल का रंग सफ़ेद। जैसा माँ बाप का लक्षण होगा वैसा बाल बच्चा में होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? जानिक विभिन्नता। जैसे मान लो कि हमारा शरीर का बाल का हो गया, मतलब बाल का हो गया माथा का पक गया नहीं, सफ़ेद है, तो हमारा जो बच्चा पैदा लेगा नहीं तो उसका भी बाल का होगा? पका हुआ रहेगा, ठीक है ना। इस तरीक़ा से अगर मेरा आँख का रंग काला है तो बाल बच्चा का रंग भी कैसा होगा? काला होगा। मेरा आँख भूरा है तो बाल बच्चा का रंग भी क्या होगा? भूरा होगा। तो ये हो गया जानिक विभिन्नता, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन। जानिक विभिन्नता लिखा ना। वैसा विभिन्नता जो जनन कोशिका में होने वाला परिवर्तन के कारण होता है उसे जानिक विभिन्नता। जैसे माता पिता का बाल सफ़ेद तो बाल बच्चा का बाल सफ़ेद। माता पिता का आँख नीला या काला, तो बाल बच्चा का आँख का रंग नीला या काला। एक होता है कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता लिखिए। वैसा विभिन्नता जो डीएनए में होने वाला परिवर्तन के कारण होता है। वैसा विभिन्नता जो
डीएनए में होने वाला परिवर्तन के कारण होता है, उसे जैनिक विभिन्नता कहते हैं, सॉरी उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। वैसा विभिन्नता जो डीएनए में होने वाला परिवर्तन के कारण होता है उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे समझिए, लिखिए इसी में, उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। अब देखिए, जैनिक विभिन्नता में क्या होता था कि माता पिता का गुण क्या होता था, बाल बच्चा में आ जाता था नहीं, लेकिन कायिक विभिन्नता में कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि माता पिता का गुण बाल बच्चा में आते ही आ ही जाए, ठीक ना। तो लिखिएगा स्टार बना के, जैनिक विभिन्नता में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण होता है। स्टार बना के लिखिए, जैनिक विभिन्नता में माता पिता का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होता है। अगला स्टार लिखिएगा, कायिक विभिन्नता में माता पिता के गुण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आता है। कायिक विभिन्नता में माता पिता का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण नहीं होता है। एकदम सीधा सीधे, जैनिक विभिन्नता में क्या होगा, माता पिता का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होगा, और कायिक विभिन्नता में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण नहीं होता है। समझे, जैसे समझिए कायिक विभिन्नता में, ठीक ना, कि ये माता है, ये पिता है। अब मान लो कि माता का है कि विकलांग है, और पिता का है सही सलामत है। अभी दोनों का बच्चा हुआ, अब बच्चा होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि विकलांग है तो ये विकलांग होबे करे, ठीक ना, ये सही भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक ना, कि मान लो कि माता पिता है, और मान लो कि माता मतलब विकलांग है, ठीक ना, लांगड़ है, ठीक ना, और पिता सही सलामत है, उसका बच्चा होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना, कि वो मतलब माँ बाप लांगड़ है तो बाल बच्चा लांगड़ होबे करे, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। ऐसा होता है कभी नहीं, माँ बाप लंबा मतलब लांगड़ हो गया तो बाल बच्चा भी लांगड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समझे, तो ये हो गया कायिक विभिन्नता, ठीक ना, जो डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक ना। जैसे मान लो कि माता पिता सही सलामत है, ठीक ना, ये माता हो गया, मान लो कि माता का शरीर भी सही है और पिता का भी शरीर का है सही है, ठीक ना। तो बाल बच्चा मान लो कि कोई एगो विकलांग आ गया, का चीज विकलांग पैदा हो गया, नहीं, माता भी सही है शरीर और पिता भी सही है, इन लोग विकलांग नहीं है, इसका बच्चा पैदा हुआ तब मान लो कि विकलांग हो गया। अब आने वाला अगला जो पीढ़ी होगा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये विकलांग की ही हो, ठीक ना, लांगड़ ही हो। समझें, यही कहा होता है कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता में कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुण का स्थानांतरण नहीं होगा, लेकिन जैनिक विभिन्नता में होगा, ठीक ना। आँख का जैसा रंग है तो बाल बच्चे में वैसा ही होगा, बाल सफ़ेद है तो बाल बच्चा का भी क्या होगा, बाल का रंग सफ़ेद होगा। और ये कायिक विभिन्नता में कोई ज़रूरी नहीं कि माँ बाप अगर लांगड़ है तो बाल बच्चा लांगड़ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये होता है कायिक विभिन्नता। ये जरूरी नहीं कि माँ बाप एकदम हट्ठा कट्ठा है तो बाल बच्चा भी हट्ठा कट्ठा निकले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो गया कायिक विभिन्नता। अगला लिखिए, हो गया ना। अब देखिए एक होता है संकर, का चीज संकर, इसको बोलते हैं, संकर को हाइब्रिड कहते हैं, का चीज हाइब्रिड होता क्या है समझिए। जैसे हाई किस्म के बीज जो है ना, ये हाई किस्म का बीज हो गया, हाई किस्म का बीज हो गया, आई का हो गया लो किस्म का बीज हो गया, लो किस्म का, हाई किस्म का बीज है, का है लो किस्म का बीज है। ये दोनों को जो प्रतिक्रिया करवाते हैं, ठीक ना, यही क्या कहलाता है, संकर कहलाता है, ठीक ना। अब समझिए, जैसे ये मान लो कि करेला है, ठीक ना, ये देहाती करेला है, आई का है ये शहरी करेला है, ये शहरी करेला है।
शहरी करेला, ठीक ना। पहले देहात वाला करेला का होता था जरी जरी को होता था नहीं, और शहर वाला करेला का होता था बहुत बड़ा बड़ा होता था, लंबा लंबा होता था नहीं। तो देखा ना कि क्यों नहीं, ठीक ना। ई विदेशी हो गया, ठीक ना, ये हो गया विदेशी, ठीक ना, ये हो गया विदेशी। इस देहात वाला करेला का होता था कि पहले जरी जरी को होता था जिसको करेली कहते हैं, और शहर वाला का होता था ना विदेश वाला करेला बड़ा बड़ा होता था। तो देखा ना कि कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब ये दोनों का गुण का हो जाए, मैच कर दिया, मतलब मैच कर जाए। तो फिर क्या किया कि लैब में लेके जाया गया, दोनों का बीच का देहाती करेला को बीज को ले गया और फिर विदेशी वाला करेला के बीज को लेके कर गया, ठीक ना। और दोनों में लैब में ट्रीटमेंट करवाया गया, और लैब में ट्रीटमेंट जब किया हाँ तो ये क्या हुआ कि देहाती करेला न ज़्यादा छोटा फरा, न ज़्यादा छोटा और न ज़्यादा बड़ा हुआ। ये दोनों का आकार कैसा हुआ, मीडियम आकार का काची, मीडियम आकार का। मतलब दोनों का जो गुण काम करे वही का कहलाता है, संकर काम करे नहीं। जैसे समझिए कि एक गधा है, ठीक ना, गधा और एक का है घोड़ा है तो दोनों एक जैसा नहीं, दोनों का है काम करता है सवारी ढोने का। अब गधा का करता है कि बोझा ढोता है, तेज दौड़ता है नहीं। अभी दोनों को अति करवा दो, ठीक ना, प्रतिक्रिया करवा दो, ठीक ना। अब प्रतिक्रिया करवा दी तो क्या हो गया, ठीक ना, खच्चर का निर्माण हो गया, क्या चीज, खच्चर। अब खच्चर क्या करेगा है कि सामान भी ढोएगा नहीं और तेज भी दौड़ेगा नहीं। अब देखो घोड़ा का होता है तेज दौड़ता है और गधा का करता है सामान को ढोता है नहीं। तो कुछ ऐसा करवा दिया जाए कि सामान भी ढोवाए और तेजी से काम भी हो नहीं। तो दोनों को क्या करिए प्रतिक्रिया करवा दी नहीं, गधा और घोड़ा को नहीं, और दोनों को प्रतिक्रिया करवा दिए तो यही क्या लग गया खच्चर। और खच्चर क्या करेगा, सामान भी ढोएगा और तेजी से दौड़ेगा भी, तो तेजी से दौड़ेगा भी और सामान भी ढोएगा। देखो दोनों काम हो गया ना। हाँ वैसा ही क्या हो गया कि एक छोटा बैगन लिए और एक बड़ा बैगन ले लिए नहीं। ये छोटा बैगन है, ये बड़ा बैगन है। अब कहा कि दोनों के बीच को प्रतिक्रिया करवाएं लैब में नहीं। अभी बैगन अभी क्या होगा, लैब में ले जाएंगे और लैब में ले जाने के बाद प्रतिक्रिया करवाएं। तो प्रतिक्रिया करवाने के बाद देखें कि बैगन न छोटा फरा ना बड़ा फरा, बल्कि क्या हुआ एक मीडियम साइज के हुआ, ठीक ना। तो यही क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है, ठीक ना। तो संकर किसको कहेंगे, हाई किस्म के बीज को अगर लो किस्म के बीज के साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं, ठीक ना, यही क्या कहलाता है, संकर कहलाता है नहीं। जैसे समझिए कि एगो भारत की गाय है, ठीक ना, और एक गाय विदेशी गाय है। भारत की गाय का होता है दूध कम देता है और विदेश वाला गाय का होता है दूध ज़्यादा देता है। ये दोनों को क्या किए प्रतिक्रिया करवा दिए नहीं। अभी दोनों को प्रतिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, न दूध कम देगा और न दूध ज़्यादा देगा, क्या होगा मीडियम साइज का देगा। मान लो कि 5 लीटर देता है, 15 लीटर दूध देता है नहीं। अभी दोनों को क्या किए, गाय को प्रतिक्रिया करवाएं तो न 5 से कम देगा और न 15 से ज़्यादा देगा, दोनों के बीच में देगा। एवरेज कितना देगा, मान लो कि 10 देगा। तो देखो 5 से ज़्यादा दे रहा, 15 से कम दे रहा, फिर भी मीडियम आकार के दिया ना है 10 लीटर। तो यही होता है प्रतिक्रिया। हाई किस्म के बीज को अगर लो किस्म के बीज के साथ प्रतिक्रिया करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। लिखिए संकर क्या है, हाइब्रिड। हाई किस्म के बीज को संकर। संकर लिखिए, हाई किस्म के बीज को लो किस्म के बीज के साथ प्रतिक्रिया करवाया जाता है तो उसे संकर कहते हैं। और एक होता है संकरण। संकरण, संकरण को बोलते हैं, सॉरी इसको संकरण कहते हैं और इसको बोलते हैं संकर, इसको बोलते हैं संकर। संकर को हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड। और इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, गलती लिखा देते, संकरण हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन उल्टा लिखा दी हो। संकरण किसको कहेंगे, हाई किस्म के बीज को लो किस्म के बीज के साथ प्रतिक्रिया करवाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, संकरण, ठीक ना, संकरण। संकरण किसको कहेंगे, हाई किस्म के बीज को लो किस्म के बीज के साथ प्रतिक्रिया करवाया जाता है जिसे संकरण कहते हैं, इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और संकर लिखिए, संकर हाई किस्म के बीज को
हाई किस्म के बीज को लो किस्म के बीज के साथ प्रतिक्रिया करवाने के बाद जो जीव का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। सॉरी, उसे संकर कहते हैं। उसे संकर कहते हैं। जैसे देहाती करेला और एगो विदेशी करेला, ये दोनों को प्रतिक्रिया करवाएं तो नया जीव का निर्माण हो गया, नया चीज़ का निर्माण हो गया। यही क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। लिखिए, हाई किस्म के बीज के लो किस्म के बीज के साथ प्रतिक्रिया करवाने के बाद जो नया जीव का निर्माण होता है उसे संकर कहते हैं, या नया पौधा का निर्माण होता है उसे संकर कहते हैं। हाई किस्म के बीज को लो किस्म के बीज के साथ प्रतिक्रिया करवाने के बाद जो नया पौधा का निर्माण होता है उसे संकर कहते हैं। हाई किस्म के बीज को लो किस्म के बीज के साथ प्रतिक्रिया करवाने के बाद जो नया पौधा का निर्माण होता है उसे संकर कहते हैं। एक होता है उसे संकर कहते हैं। एक होता है उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण किसको कहते हैं? इसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड 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 कैरेक्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर किसको कहेंगे? बाहरी वातावरण के कारण जो शरीर में जो चेंजिंग होता है उसे क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं, ठीक है। या शरीर के कम उपयोग या अधिक उपयोग के कारण जो शरीर में क्या होता है? चेंजिंग होता है, उसी को क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकता है, ठीक है। बाहरी वातावरण के कारण जो शरीर में परिवर्तन होता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। शरीर में बाहरी वातावरण के कारण जो शरीर में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे अभी मान लो कि हम गोरा है ना, हाँ, और बाहर खेत में रह के काम करेंगे या बाहर रह के धूप उप में काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे? काला हो जाएंगे। तो क्या होगा? शरीर में क्या हो गया? चेंजिंग हो गया। नहीं, यही क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षण कहलाता है। तब बाहरी वातावरण के कारण जो शरीर में चेंजिंग होगा, नहीं, वही क्या कहलाएगा? उपार्जित लक्षण। यही है, अगर हम ठंडा वाला जगह पे चल जाएं, दिन भर रूम में रहेंगे, नहीं, या एसी में रहेंगे, तो शरीर क्या हो जाएगा? गोला, मतलब गोरा पड़ जाएगा, ठीक है, उजला हो जाएगा। तो यही कहा होता है उपार्जित लक्षण। देखा होगा कि करिया आदमी भी क्या होता है? मतलब एसी में रह के क्या हो जाता है? गोरा हो जाता है। या घर में रह के मतलब गोरा हो जाता है। नहीं, और गोरा आदमी क्या होता है? धूप में रह के करिया हो जाता है। तो बाहरी वातावरण के कारण जो शरीर में चेंजिंग होता है वही क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षण कहलाता है। या फिर शरीर के अधिक उपयोग या कम उपयोग के करने के कारण, ठीक है, क्या होता है? शरीर में जो चेंजिंग होता है वही क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षण। जैसे मान लो कि हमारा शरीर का है, सुकुवार है, हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? शरीर पहले मुलायम था, अब क्या हो गया? काम करने के कारण क्या हुआ? शरीर में हार्डनेस आ गया। नहीं, तो ये क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षण कहलाता है। नहीं, जैसे मान लो कि अभी हम हैं, ठीक है, हमारा शादी हो गया, ठीक है, किसी से, और शादी हो गया तो बाल बच्चा भी क्या होगा? हमारी तरह निकलेगा। अब वो मान लो कि हार्ड वर्क काम किया, ठीक ना, तो उसका शरीर क्या होगा? हार्ड हो जाएगा। और हम लोग का क्या है? शरीर मुलायम है ना। तो देखो, हम लोग का शरीर सॉफ्ट है और बाल बच्चा क्या हुआ? काम किया तो उसका शरीर क्या हो गया? हार्ड हो गया। नहीं, तो यही क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षण। देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा शरीर हार्ड है तो बाल बच्चा का शरीर हार्डे हो, ठीक ना। जो जैसा हम है वैसा ही वो भी रहेगा, ठीक ना। मतलब तो वही होता है। जैसे लोहार, तो लोहार के बाल बच्चा, लोहार के क्या होता है?
हाथ पैर पूरा एकदम बरियार रहता है, हार्ड रहता है, तो उसका बाल बच्चा का हाथ पैर का होता है बरियार, मतलब हार्ड पैदा लेता है नहीं ना, है वो काम करेगा तो उसका शरीर का होगा, हार्ड होगा, काम नहीं करेगा शरीर हार्ड नहीं होगा। तो यही होता है उपार्जित लक्षण। बाहरी वातावरण के कारण जो शरीर में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण। या एक और करके लिख लीजिए डेफिनेशन, शरीर के अधिक उपयोग या कम उपयोग के कारण, कम उपयोग के कारण, शरीर के अधिक उपयोग या कम उपयोग के कारण जो शरीर में बदलाव होता है, जो शरीर में बदलाव होता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। समझे? तो उपार्जित लक्षण किसको कहें, बाहरी वातावरण के कारण जो शरीर में चेंजिंग हुआ उसे उपार्जित लक्षण, ठीक ना। जैसे अभी गोरा है, धूप में जाएंगे, ठीक ना, काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, काला पड़ जाएंगे, तो क्या हो गया, उपार्जित लक्षण, बाहरी वातावरण के कारण। नहीं, ठंडा वाला जगह पे चल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गोरा हो जाएंगे, इस तरीक़ा से। और शरीर को कम उपयोग करने से या अधिक उपयोग करने से जो शरीर में चेंजिंग हुआ वही क्या कहलाता है, उपार्जित लक्षण। जैसे अभी हमारा शरीर का सॉफ्ट है, काम करेंगे ढलैया उलैया में जाकर, नहीं, शरीर का हो जाएगा हार्ड हो जाएगा। लोहार की जगह काम करेंगे, शरीर का हो जाएगा हार्ड हो जाएगा। और बैठ के दिन भर एसी में पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, शरीर सॉफ्ट हो जाएगा। तो यही क्या हुआ, बाहरी वातावरण के कारण जो शरीर में चेंजिंग हुआ यही क्या कहलाता है, उपार्जित लक्षण। ये बहुत टॉपिक जो है ना, अनुवांशिकता एवं जैव विकास है, ये सबसे टफ मतलब चैप्टर है। हम कोशिश कर रहे हैं एकदम धीरे धीरे समझाने का, ठीक ना। ये हर कोई आदमी इसको चैप्टर को नहीं पढ़ा सकता है, समझ, अगर पढ़ाता भी है तो समझ में बच्चा लोग को नहीं आता है। अगला लिखिए समजात अंग। एक होता है समजात अंग और एक होता है असमजात अंग। समजात अंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, इसको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। समजात अंग किसको कहेंगे, ठीक ना, संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से एक जैसा होगा, ठीक ना। मतलब कोई भी दो जीव ले लो, ठीक ना, उसका शरीर का डिजाइन का होगा एक जैसा होगा, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होगा, वही क्या कहलाता है, समजात अंग। तब वैसा, ठीक ना, वैसा अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से एक जैसा हो लेकिन उसका काम अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, समजात अंग। मतलब दो जीव ले लो, ठीक ना, दोनों का बॉडी का डिजाइन का होगा एक जैसा होगा लेकिन दोनों का काम अलग अलग होगा, उसे क्या कहेंगे, समजात अंग। और असमजात अंग कैसे कहेंगे, दोनों का काम एक जैसा रहेगा लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर का होगा अलग अलग होगा, वही क्या कहलाता है, असमजात अंग। समझे? तो असमजात में क्या होगा कि दोनों का काम एक जैसा होगा लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, तो उसे क्या कहेंगे, असमजात अंग। और समजात में क्या होता है कि दोनों का बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा लेकिन दोनों का काम अलग अलग होगा, यही क्या कहलाता है, समजात अंग। तो पहला लिख के डैश दीजिए, समजात अंग वैसा अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से एक जैसा हो, वैसा अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से एक जैसा हो उसे समजात अंग कहते हैं। संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से एक जैसा हो उसे समजात अंग कहते हैं। संरचना उत्पत्ति के दृष्टि से एक जैसा हो उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे लिखिएगा, हमारा हाथ तथा कुत्ता और बिल्ली के हाथ, जैसे हमारा हाथ, कुत्ता और बिल्ली दोनों का हाथ, दोनों का एक जैसा है ना, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है ना।
जैसे लिखे मनुष्य का हाथ और कुत्ता तथा बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली का हाथ दोनों का डिजाइन का है एक जैसा है हाथ का, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। अगला लिख के डाल दीजिए, असमजात अंग, वैसा अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से अलग अलग हो, संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से अलग अलग हो, लेकिन उसका कार्य एक जैसा हो, लेकिन उसका कार्य एक जैसा हो, उसे असमजात अंग कहते हैं। जैसे तितली और पक्षी के पैर, जैसे तितली और पक्षी के पैर, देखो दोनों का स्ट्रक्चर का है एक जैसा है, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है ना। तितली का पंख क्या करेगा उड़ने में, और पक्षी के भी पैर क्या करेगा, सॉरी पक्षी का पैर, पक्षी के पंख। वैसांग जो संरचना उत्पत्ति के दृष्टि से अलग अलग हो, लेकिन दोनों का कार्य एक जैसा हो, उसे असमजात अंग कहते हैं। जैसे तितली और पक्षी के पंख, तितली और पक्षी के पंख। तितली और पक्षी के पंख। एक होता है भूर्ण, काचे बाबू, भूर्ण, इसको बोलते हैं इम्ब्रियो। भूर्ण किसको कहेंगे, जो जन्म से जो पहली अवस्था होता है, जन्म के पहले वाला जो अवस्था होता है उसी को क्या कहते हैं, भूर्ण कहते हैं। जैसे बच्चा का हुआ बाहर जन्म नहीं लिया है, ठीक ना, पेट में ही है, तब उसको क्या कहेंगे, भूर्ण कहेंगे नहीं, जन्म से पहले वाले अवस्था को ही क्या कहते हैं, भूर्ण कहते हैं। भूर्ण को क्या कहेंगे, इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं, लिख के डाल दीजिए, भूर्ण। जीव जंतु के विकास के पहले वाला अवस्था को जीव जंतु के विकास के पहले वाला अवस्था को भ्रूण कहते हैं। जीव जंतु के विकास के पहले वाला अवस्था को भ्रूण कहते नहीं। जैसे विकास नहीं हुआ है, पेट के अंदर है, तो उसको क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। अगर पेट से बाहर निकल गया तो क्या हो गया, विकास है, ठीक है, विकसित जीव है। शरीर से बाहर जो भी जीव निकलता है वो विकसित रहता है नहीं है। जैसे ऐसा थोड़ी है कि बाहर निकला तो उसका हाथ पैर बाद में आवेगा, मतलब आँख बाद में आवेगा, पेट बाद में आवेगा, ठीक है, किडनी बाद में आवेगा, लीवर बाद में आवेगा, ऐसा होता है कभी नहीं। ये सब क्या होता है, पेट के पहले ही, मतलब पेट में ही क्या होता है, सब विकास होता है। बाहर निकलता है एक डेवलप के रूप में निकलता है। तो विकास के जो पहले वाला अवस्था होता है उसी को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। लिखिए, जीव जंतु के विकास के पहले वाला अवस्था को भ्रूण कहते हैं, और भ्रूण के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं, और भ्रूण के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। भ्रूण के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। भ्रूण के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। एक होता है जीवाश्म। जीवाश्म को फॉसिल बोलते हैं, फॉसिल। जीवाश्म किसको कहेंगे, मतलब जितना भी जीव जंतु और पेड़ पौधा है पृथ्वी के अंदर कोई भी कारणवश क्या हुआ, मतलब दब गया, और क्या हुआ, सड़ गल सही से नहीं पाया, वो चिपचिपा रूप में धारण कर लिया, उसी को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, ठीक ना। लिखिए जीवाश्म क्या है, लिखिए पेड़ पौधा तथा जीव जंतु, पेड़ पौधा और जीव जंतु किसी भी कारणवश पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं और वह सही से सड़ गल नहीं पाते हैं। पृथ्वी के अंदर किसी भी कारणवश दब जाते हैं और सही से सड़ गल नहीं पाते हैं।
और सही से सड़गल नहीं पाते हैं और वह चिपचिपा पदार्थ के रूप में धारण कर लेता है, जिसे जीवाश्म कहते हैं। चिपचिपा पदार्थ के रूप धारण कर लेता है, जिसे जीवाश्म कहते हैं। जैसे मान लो कि पेड़ पौधा जीव जंतु बहुत सारा पृथ्वी पे नहीं, और पृथ्वी पे भूकंप आया, पृथ्वी का हो गया, प्रलय हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर क्या होगा, पेड़ पौधा जीव जंतु का हो जाएगा, दब जाएगा नहीं, और दब गया तो क्या होगा, सही से सड़गल नहीं पाएगा, और नहीं पाएगा तो क्या होगा, चिपचिपा के रूप धारण कर लेगा, वही क्या कहलाएगा, जीवाश्म कहलाता है। जैसे समुंदर में क्या होता है, बहुत सारा जीव जंतु है, और क्या हुआ, समुंदर में क्या हुआ, पत्थर या बालू से क्या हुआ, जीव जंतु दब गया तो क्या होगा, सही से सड़गल नहीं पाता पानी के अंदर, वो चिपचिपा रूप धारण कर लेता है, वही क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। लिख लिया ना, लिखे स्टार बना के। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अब समझिए, कोई भी जीव जंतु है, ठीक है, कितना देर पहले या कितना साल पहले मरा है, वो कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। तो वो कार्बन 12 के द्वारा, सॉरी कार्बन 14 के द्वारा, ठीक है ना, कार्बन 14 के द्वारा लिखे स्टार बना के। जीवाश्म की आयु कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पता लगाया जाता है। जीवाश्म की आयु कार्बन 14 को ही बोलते हैं कार्बन डेटिंग 14, ठीक ना, कार्बन डेटिंग 14, ठीक है। जीवाश्म की आयु कार्बन 14 के द्वारा पता लगाया जाता है। जैसे मान लो कि हम हैं, ठीक है, हम मर गए, ठीक है, तब पता कैसे लगेगा कि हम कितना देर पहले मरे हैं या कितना साल पहले मरे हैं, तो ये कार्बन 14 के द्वारा ही क्या होता है, पता लगाया जाता है बॉडी का, ठीक है, कि बॉडी कितना देरी पहले मरा या कितना साल पहले या कितना घंटा पहले मरा है। हो गया। अगला लिखिएगा, पृथ्वी की आयु या चट्टान की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पता लगाया जाता है। पृथ्वी की आयु या चट्टान की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पता लगाया जाता है। एक होता है जाति उद्भव किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिएशन बोलते हैं। स्पेसिएशन क्या होता है कि नया जीव है, यही का है, कोई भी जीव है, दूसरा जीव है, यही मूल जीव है ना, ये नया जीव और मूल जीव मतलब पहले वाला जीव है, ये नया जीव और ये मूल जीव है ना। अभी दोनों एक दूसरा से क्या हुआ, प्रतिक्रिया करवाएं, नहीं मतलब जनन करवाएं, और जनन करवाने के बाद क्या हुआ, नया जीव का निर्माण कर लिया, यही क्या कहलाता है, जाति उद्भव कहलाता है। नहीं, जैसे मान लो कि एगो इंडियन है, ठीक ना, एगो भारत का है, जैसे मान लो कि कोई अति हो गया, ठीक ना, एक विदेशी है एगो भारत के है, ठीक ना। अब इस यहाँ के लड़की और मान लो यहाँ के ये लड़का, ये दोनों को क्या किए, शादी करवाएं, और शादी करवाने के बाद क्या हुआ कि बच्चा क्या हो गया, छक्का निकल गया, छक्का या काची बोल सकता है उसको, किन्नर,
किन्नर निकल गया, नहीं। तो यही क्या कहलाता है, जाति उद्भव कहलाता है। नहीं, जाति उद्भव क्या होता है कि नया जीव, ठीक ना, को क्या करते हैं, मूल जीव से प्रतिक्रिया करवाने के बाद जो नया जीव का निर्माण हो जाता है वही क्या कहलाता है, जाति उद्भव कहलाता है। इसमें क्या होगा, फिर आगे जनन की क्षमता नहीं होगा, ठीक ना। जैसे कोई भी दूगला एगो है, मतलब पुरुष है एगो स्त्री है, ठीक ना, और दोनों में क्या हुआ, ठीक ना, शादी हुआ, शादी होने के बाद बच्चा हुआ, और बच्चा मान लो कि किन्नर निकल गया, नहीं, तो नया एक अलग जीव निकल गया। अब इसमें क्या होगा, जनन की क्षमता नहीं होगा, इसमें सेक्स की क्षमता नहीं होगा, इसमें जो भी जीव जंतु है यहीं तक सीमित रह जाएगा, आगे इसका पीढ़ी बढ़ने वाला नहीं है। जैसे किन्नर है, ये सब क्या होता है, एक दूसरा से शादी कर लिया, नहीं, हाँ, अब शादी कर लिया तो अब इसका पीढ़ी बढ़ने वाला है नहीं, ये भी किन्नर छक्का है, वो भी छक्का है, ठीक ना। अब दोनों का हुआ शादी किया, ठीक ना, तो इससे नया जीव का निर्माण होगा, नहीं होगा। तो यही होता है जाति उद्भव। लिखे, नया उपजाति को मूल प्रजाति से प्रजनन करवाया जाए। जाति उद्भव लिख के डाल दीजिए। नया उपजाति को मूल प्रजाति से प्रजनन करवाया जाए तो उससे उत्पन्न संतान में जनन की क्षमता नहीं होती है, उससे उत्पन्न संतान में जनन की क्षमता नहीं होती है। इससे एक या अधिक उपजाति बन जाते हैं, इससे एक या अधिक उपजाति बन जाते हैं, जिसे जाति उद्भव कहलाते हैं। मतलब मान लो कि दो नया जीव है, ठीक ना, ये दोनों प्रतिक्रिया करवाएं, एक दूसरा अजीब किस्म का जीव का निर्माण हो गया, नहीं, वही क्या कहलाता है, जाति उद्भव कहलाता है। नहीं, जैसे कभी कला देखा हो कि कोई भी जीव है, नहीं, कहता ना कि हाथी का बच्चा दे दिया या कुछ और दे दिया, नहीं, गणेश जी पैदा हो गया, नहीं, इस तरीका अलग अलग जीव होता है। जैसे आदमी है ना, तो आदमी में क्या होता है, ठीक ना, एक है पुरुष और एक है महिला, ठीक ना, और दोनों अलग अलग किस्म का है, और दोनों का हुआ शादी हुआ, तो मान लो कि बच्चा किन्नर निकल गया, ठीक ना, छक्का निकल गया, तो उन्हें एक नया जाति बन गया, उसमें जनन की क्षमता नहीं होगा, सेक्स की क्षमता नहीं होगा, उससे क्या होगा, नया एक जीव बन गया, और उसमें क्या होगा, आने वाला पीढ़ी उससे नहीं बन सकता। जैसे हम लोग में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीक़े से आबादी बढ़ते चल जाता है, लेकिन किन्नर लोग में ऐसा नहीं है। एक नया जीव बनने के बाद वो जनन की क्षमता का हो जाता है, वहीं पे सीमित हो जाता है, नया जीव का निर्माण नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं, ठीक ना, कि एक मतलब नया किस्म का जीव है और एक मूल किस्म का जीव है, ये दोनों को प्रतिक्रिया करवाएं, ठीक ना, और इससे जो नया जीव का निर्माण हुआ वही क्या कहलाता है, जाति उद्भव कहलाता है। इसमें क्या होगा, इसमें जनन की क्षमता नहीं होगा, और इससे क्या होगा, एक से अधिक उपजाति का निर्माण हो जाएगा। तो समझ में आया ना, जाति उद्भव मतलब समझो कि दो अलग अलग किस्म का जीव है, ठीक है, ये कुछ और जीव का किस्म है और ये कुछ और जीव का किस्म है, और दोनों प्रजनन करवाए, प्रजनन करवाने के बाद मान लो कि नया किस्म का जीव का निर्माण हो गया, यही क्या कहलाता है, जाति उद्भव कहलाता है। किन्नर ये सब ऐसा ही होता है। नहीं, जैसे मान लो कि अभी ने एगो बताएं एग्जाम्पल कि एक गधा है, ठीक है, ये गधा है, का है, एक घोड़ा है, एक गधा एक घोड़ा है, ये दोनों को क्या किए, प्रजनन करवाएं, सेक्स करवाएं, ठीक है, ये प्रजनन करवाएं, सेक्स करवाएं, और इससे क्या हुआ, एक नया जीव बन गया, काची खच्चर, काची खच्चर बन गया, नहीं, एक नया जीव खच्चर बन गया। अब देखिए, इससे अब खच्चर से अब नया जीव बनेगा, नया जीव नहीं बनेगा, और इसमें जनन की क्षमता भी नहीं होगा, इसमें जनन की क्षमता भी नहीं होगा। तो यही होता है, ठीक ना, जाति उद्भव। दो अलग अलग प्रजाति को क्या करते हैं, प्रजनन करवाते हैं, प्रजनन करवाने के बाद एक नया जीव का निर्माण होता है, उसमें जनन की क्षमता नहीं होगा, इससे क्या होगा, एक से अधिक जीव का निर्माण हो जाता है। अब लिखिए मेंडल के वंशागत नियम। मेंडल के वंशागत नियम। मेंडल के वंशागत नियम क्या है, ठीक ना, मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधा पे रिसर्च किया था, ठीक है, मटर के पौधा पे रिसर्च किया था।
इन्होंने बहुत से प्रकार के पौधा लिया, ठीक है, इन्होंने बहुत से प्रकार के पौधा लिया था, जैसे लंबा पौधा लिया, लंबा लिया, बौना पौधा लिया, गोलाकार लिया, गोल बीज वाला, और हरा पीला बीज वाला। इन्होंने कैसा कैसा पौधा लिया, देखिए बोले मेंडल के वंशागत नियम लिखे, तो मेंडल ने मटर के पौधा पे क्या किया था, अध्ययन किया था, रिसर्च किया था। इन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधा लिया था, जैसे लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया, और अलग अलग बीज वाला, जैसे गोल हरा पीला बीज वाला पौधा लिया। नहीं, इस तरीक़ा से जब इन्होंने देखा, ठीक है, कि एक लंबा पौधा, ये लंबा पौधा हो गया, और ये क्या हो गया, ये बौना पौधा हो गया। नहीं, अब इसको दो भाग में तोड़ो, और इसको भी दो भाग में तोड़ो, ये लंबा, ये भी लंबा, ये क्या हो गया, बौना, ये भी बौना। जब लंबा को लंबा से प्रतिक्रिया करवाएं, नहीं तो क्या हुआ, लंबा को बौना से प्रतिक्रिया करवाएं। नहीं, जैसे समझिए इस तरीक़ा से, लंबा को लंबा से प्रतिक्रिया करवाएं, ये हो गया, और फिर इसको इससे करवाओ, इससे, ये हो गया लंबा, ये बौना, फिर अभी दोनों के करवाओ, ये दोनों इससे, ये क्या हो गया लंबा, आई बौना, अब इसको इससे करवाओ, ये हो गया लंबा, आई बौना। अब देखो ये दोनों बरियार है, ये दोनों कमज़ोर है ना। अब देखो बरियार को कमज़ोर से करवाएं, नहीं, बरियार को कमज़ोर से करवाएं, क्या हुआ, बरियार जीतेगा। नहीं, ये बड़का जो है ये बरियार है, और छोटका जो है ये कमज़ोर है। अब ये दोनों के प्रतिक्रिया करवाएंगे तो कौन जीतेगा, बरियार वाला जीतेगा। नहीं, तो वही हो गया, ठीक ना। देखो ये लंबा है, ये क्या है, बौना है, ये लंबा और बौना से प्रतिक्रिया करवाएं तो क्या हुआ, लंबा जीतेगा। अब देखो लंबा को, ठीक है, बौना से प्रतिक्रिया करवाएं, लंबा को बौना से प्रतिक्रिया करवाएं, क्या हुआ, लंबा जीतेगा। फिर लंबा को बौना से प्रतिक्रिया करवाएं, नहीं, लंबा को बौना से प्रतिक्रिया करवाएं, कैसा बनेगा, लंबा जीतेगा। और लंबा को बौना से प्रतिक्रिया करवाएं, कैसा जीतेगा, ये लंबा जीतेगा। नहीं, तो देखिए लंबा की संख्या सब इसमें क्या है, सब लंबा है। नहीं, लंबा को अगर बौना से प्रतिक्रिया करवाएं तो क्या होगा, लंबा जीतेगा। नहीं, लंबा जीता नहीं। ये समझ में आ रहा है ना, खाली डायग्राम समझिए। ये लंबा पौधा हो गया, आई हो गया बौना पौधा, ये हो गया बौना पौधा, ठीक ना। अब देखिए पहिलका में, ठीक है, इसको पहिलका में, पहिलका से करवाओ, इसमें, ठीक है, बड़का टी हो जाएगा और ये स्मॉल टी, और इसको फिर इसमें करवाओ, ये बड़का टी में स्मॉल टी से, ये बड़का टी स्मॉल टी हो जाएगा। अब इसको करवाओ, ये दोनों के, बड़का टी में स्मॉल टी से क्या हो जाएगा, बड़का टी स्मॉल टी। अब इसको करवाओ, बड़का टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तो देखिए इस सब का है, देखिए लंबा में, ठीक है, ये देखो लंबा में क्या किए, बौना से करवाएं, लंबा जीता। लंबा में बौना से करवाएं, लंबा जीता। लंबा में बौना से करवाएं, लंबा जीता। और लंबा में बौना से करवाएं, लंबा जीता, ठीक ना, इस तरीक़ा से। तो इसमें देखिए सारे पौधा का हुआ लंबा निकला। नहीं, ये F1 पीढ़ी में क्या हुआ, F1 पीढ़ी में क्या हुआ, सारे पौधा लंबा के लंबा निकला। नहीं, लेकिन अब F2 पीढ़ी देखते हैं, ठीक है, F2 पीढ़ी, ठीक है, ये वाली, एक है लंबा, एगो बौना, एगो लंबा और एगो क्या है, बौना। अब इसको देखो, लंबा को लंबा से करवाएं, दोनों लंबा निकला, ठीक ना। लंबा को बौना से करवाओ, ठीक ना, लंबा और बौना, ठीक ना, ये दोनों अभी करवाओ। बड़का को इससे, ठीक ना, स्मॉल टी लंबा टी, अभी करवाओ, दोनों स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी। अब देखो लंबा को लंबा से करवाएं, दोनों लंबा निकलेगा। लंबा को बौना से करवाएं, नहीं तो कौन जीतेगा, लंबा जीतेगा। बौना को, ठीक ना, बौना से करवाएं, ठीक ना, देखो बौना को लंबा से करवाएं, लंबा जीतेगा। और बौना को बौना से करवाएं, कौन जीतेगा, बौना।
तो देखो लंबा की संख्या कै गो, 3 गो, और बौना की संख्या 1 गो। ये हो गया F2 पीढ़ी का चीज, F2 पीढ़ी। तो देखिए F1 पीढ़ी में क्या था, सारे के सारे पौधा लंबा था, और F2 पीढ़ी में क्या था, लंबा की संख्या 3 और बौना की संख्या 1 था। समझे? तो सारे लंबा था, ठीक ना। और इसमें क्या हुआ, इसमें 3 गो लंबा है, 1 गो बौना है। समझे? तो पहले उतना नहीं समझना है, ठीक ना, पहले लिखिए तब समझ में आवेगा ज़्यादा। लिखें मेंडल के वंशागत नियम को लिखें, मेंडल के वंशागत नियम को लिखें। लिखें मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया। मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल का वंशागत नियम कहते हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल का वंशागत नियम कहते हैं। इन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधा लिया, विभिन्न प्रकार के पौधा लिया, जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा, झुर्रीदार पौधा तथा पीला हरा गोल बीज वाला मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल का वंशागत नियम कहते हैं। इन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधा लिया, जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा, झुर्रीदार पौधा और पीला हरा गोल बीज वाला। जब इन्होंने लंबा से प्रतिक्रिया करवाया, जैसे जब इन्होंने लंबा से प्रतिक्रिया करवाया, तो लंबा से प्रतिक्रिया करवाया, तो लंबा पौधा का निर्माण हुआ। और लंबा को बौना से प्रतिक्रिया करवाया, तो लंबा पौधा का निर्माण हुआ। लंबा को लंबा से प्रतिक्रिया करवाए तो लंबा पौधा का निर्माण हुआ, और लंबा को बौना से प्रतिक्रिया करवाए तो लंबा पौधा का निर्माण हुआ, और बौना को बौना पौधा से प्रतिक्रिया करवाया तो बौना पौधा का निर्माण हुआ। बौना पौधा का निर्माण हुआ। इन्होंने देखा कि लंबा पौधा की संख्या 3 और बौना पौधा की संख्या 1। इन्होंने देखा कि लंबा पौधा की संख्या 3 और बौना पौधा की संख्या 1। इसे F2 पीढ़ी में रखा। और F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधा लंबा थे, हो गया। अब देखिए फिगर से समझिए, अब ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे फिगर देखिए, जैसे ये लंबा पौधा है, कैसा ये लंबा हो गया, ये क्या हो गया, बौना। लंबा को बड़का टी से और बौना को छोटका टी से, ठीक ना। अब देखो पहिलका में, ठीक ना, इससे करवाओ, एकदम फिगर देखिए, इसको में इससे करवाइए, बड़का टी, ये कौन सा, स्मॉल टी। अब ये पहिलका से करवा दिए, पहिलका में दूसरका से करो, पहिलका में ये दूसरका से, ये बड़का टी, ये का चीज छोटका टी। अब ये पहिलका खत्म हो गया, अब दूसरका में चलो, दूसरका में पहिलका से ये बड़का टी, ये कौन सा, स्मॉल टी। पहिलका में पहिलका से करवा दिया, पहिलका में दूसरका से करो, पहिलका में दूसरका से, ये हो गया कैपिटल टी, आई स्मॉल टी। अब देखिए लंबा को, ठीक ना, देखो ये लंबा है, ये बौना है, कौन जीतेगा, लंबा जीतेगा। देखो ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, तो कौन जीतेगा, लंबा जीतेगा, लंबा आदमी। ये देखो लंबा है, ये बौना है, कौन जीतेगा, लंबा। इस देखो लंबा है,
बौना है, कौन जीतेगा? लंबा। तो देखो इसमें सारे पौधा का है लंबा है, ठीक है। F1 पीढ़ी हो गया, F1 पीढ़ी, ये पहल का जो पीढ़ी निकालें, ठीक है, ये F1 पीढ़ी, इसमें क्या हुआ? सारे पौधा लंबा, सारे पौधा लंबा। अब देखो लंबा को, ठीक है, अब लंबा से करवाते हैं, ठीक है। अभी देखो ये बड़का टी स्मॉल टी, ये बड़का टी स्मॉल टी। अब देखो पहिलका से करो, पहिलका से, ये दोनों स्मॉल सॉरी बड़ा टी, और पहिलका में दूसरका से करो, पहिलका में दूसरका से, कैपिटल टी और का चीज स्मॉल टी। अब दूसरका में पहिलका से करो, दूसरका में पहिलका से, ये हो गया स्मॉल टी बड़का टी। अब देखो दूसरका में दूसरका से करो, ये दोनों स्मॉल टी, समझें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, समझें? देखो पहिलका में पहिलका से किए बड़का टी, पहिलका में दूसरका से कहाँ है बड़का और छोटका टी। अब देखो छोटका से, ठीक ना, अभी दूसरका से पहिलका में कराओ, दूसरका में पहिलका से छोटका बड़का हो गया, फिर दूसरका में दूसरका से करवाओ, दोनों छोटा। अब देखो दोनों लंबा है तो कौन जीतेगा? दोनों लंबे आदमी रह जाएगा। देखो लंबा एक बौना तो कौन जीतेगा? लंबा वाला। अब देखो ये बौना है लंबा तो कौन वाला जीतेगा? लंबा आदमी जीतेगा। और दोनों बौना है तो कौन जीतेगा? बौने रह जाएगा, दोनों बौने जीतेगा। अब देखो लंबा की संख्या कै गो? 3 गो, और बौना की संख्या 1 गो, इसको बोलते F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में याद रखिए लंबा की संख्या 3 और बौना की संख्या 1, बौना की संख्या 1। अब देखिए ये लंबा जो है और ये बौना जो है, लंबा और बौना, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। का चीज? जीनोटाइप। और ये जो कोडवा देख रहा है ना, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। का चीज? फिनोटाइप। एक लिखिए जीनोटाइप क्या है। ये फिगर उतारिए, पहले ये फिगर उतार लीजिए। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे देखिए ग्राफ से। वैसा ही समझो, सिंपल रहेगा। उतारिए इसको। देखो पहिलका में पहिलका से करना, फिर पहिलका में दूसरका से करना, ठीक, फिर दूसरका में पहिलका से करना, फिर दूसरका में दूसरका से करना। इसमें भी वैसा ही पहिलका में पहिलका से बड़का टी, पहिलका में दूसरका से ई वाली आ जाएगा, फिर दूसरका में पहिलका से ई वाली, फिर दूसरका में दूसरका से आ जाएगा। तो देखो दोनों लंबा है तो लंबा आदमी जीतेगा, एक लंबा है दूसरा बौना है तो कौन आदमी जीतेगा? लंबा। एक बौना है एक लंबा है तो कौन जीतेगा? लंबा। और दोनों बौना है तो कौन जीतेगा? बौना। लंबा की संख्या 3 और बौना की संख्या 1, इसको बोलते हैं F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में क्या होता है? 3 गो लंबा 1 गो बौना था। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप लिख के डैश दीजिए। जीनोटाइप किसको कहेंगे? जो शरीर के अंदर जो गुण का स्थानांतरण होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जीनोटाइप। और फिनोटाइप का हो सकता है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है, उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप लिखिए। शरीर के अंदर पाए जाने वाला गुण को जीनोटाइप कहते हैं। यह शरीर के अंदर जो गुण के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। शरीर के अंदर जो गुण का परिवर्तन होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। शरीर के अंदर जो गुण का जो परिवर्तन होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। ये देखो ये जो कोड लिख रहे हैं ना, ये क्या हो गया? जीनोटाइप। अभी बाहर से जो दिखेगा, ठीक है, लंबा बौना ये सब का है फिनोटाइप। शरीर के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप लिखिए। शरीर के बाहर दिखने वाला परिवर्तन को फिनोटाइप कहते हैं। शरीर के बाहर दिखने वाला परिवर्तन को फिनोटाइप कहते हैं। एक होता है लिंग गुण सूत्र।
लिंग गुणसूत्र समझिए। इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब समझिए, जैसे मनुष्य है, ठीक ना, ये हो गया माता, ये हो गया पिता। अब इसमें भी क्या होता है, 46 गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र। और इसमें भी क्या होता है, 46 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में कई गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होता है। अभी दो भाग में टूटेगा, ठीक है ना, दो गुणसूत्र में टूटेगा। 22x + y, ठीक ना, अब 22xy, ठीक ना। देखो 22 दूना 44, 44 और 2 46 हो गया ना। देखो ऐसे समझो, 46 है ना, 22x + y, 22xy, आई 22xy। देखो 22 दूनी 44, 44 और 2 46 हो गया ना। और इसमें भी वैसा ही टूटेगा, 22x और x, और इसमें भी 22x और x। अब देखिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुमको। देखो ये हो गया माता और ये हो गया पिता, सीधा सीधी समझिए। इसमें भी 46 गुणसूत्र होता है, और इसमें भी क्या होता है, 46 गुणसूत्र। अब देखिए 22 जोड़ा सेम होता है, ठीक ना, 22 जोड़ा सेम होता है, ठीक ना। और 23वां जोड़ा अलग होता है। 22 जोड़ा क्या होगा, सेम होगा, और 23वां जोड़ा अलग होगा। इसमें भी क्या होगा, 22 जोड़ा सेम होता है, और 23वां जोड़ा अलग होता है, 23वां जोड़ा अलग होता है। पिता में, ठीक ना, माता में क्या होता है, x गुणसूत्र होता है, और पिता में क्या होता है, xy गुणसूत्र होता है। 22 जोड़ा दोनों में सेम होगा, 22 जोड़ा गुणसूत्र का होगा, दोनों में सेम होता है। समझिए, तो मनुष्य में क्या गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है। माता में भी क्या होगा, 46 गुणसूत्र, पिता में भी 46 गुणसूत्र होता है। 22 जोड़ा सेम होता है, 22 जोड़ा मतलब 44, 44 और 2 46, 44 और 2 46। वैसा ही पिता में भी 22 जोड़ा सेम रहेगा, 2 गो गुणसूत्र अलग होगा, तो 22 दूना 44, 44 और 2 46। माता में जो गुणसूत्र पावा जाता है, ठीक है, x और x होता है, ठीक है, लड़की लोग में, ठीक है, स्त्री या लड़की लोग में क्या चीज, x और x, और लड़का लोग में क्या होता है गुणसूत्र, x और y होता है, क्या चीज, x और y। अभी दो भाग में टूटेगा, ये टूटेगा x और x में, और ये टूटेगा x और y में, ठीक है। अब देखो x और y, ठीक है, आपस में मिलेगा, x और x ये आपस में मिलेगा, तो क्या होगा, x का निर्माण होगा, x और x निर्माण होगा, तो काची होगा, बेटी, काची बहु, बेटी। अब देखो ये x और ये y है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेगा, तो काची बनेगा, x और y, काची हो जाएगा, बेटा, ठीक है, बेटा। तो याद देखिए, बेटा में, ठीक है, या लड़का में x और x रहेगा, तो काची बेटी, और x और y आ गया, ठीक है, तो काची बेटा। समझे, इस तरीका से। तो याद देखिए, लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो मनुष्य में कै गो गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें 22 जोड़ा सेम होता है। 22 जोड़ा सेम मतलब स्त्री में जितना जो पार्ट है वो महिला में भी पार्ट होता है, ठीक ना, मतलब 22 जोड़ा सेम है। 22 जोड़ा सेम मतलब शरीर का पूरा अंग सेम है। दो गो मतलब गुणसूत्र के कारण क्या होता है, स्त्री और पुरुष अलग हो जाता है, ठीक है, स्त्री अलग हो जाता है, पुरुष अलग हो जाता है। जैसे
जैसे हम लोग को 2 हाथ है तो लड़की लोग का भी 2 हाथ, हम लोग को 2 पैर तो उन लोग को भी 2 पैर, समझें। हम लोग को 1 माथा तो उन लोग को भी 1 माथा, हम लोग को 2 आँख तो उन लोग को भी 2 आँख होता है। नहीं, बस यही 2 गुणसूत्र के कारण, यही 2 गुणसूत्र के कारण क्या होता है, लड़का अलग हो जाता है और लड़की अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे लड़का में क्या होता है कि लिंग का निर्माण हो जाता है और लड़की में लोग में क्या होता है, एक स्तन और दूसरा योनि का निर्माण हो जाता है। यही इसी के कारण क्या हो जाता है, लड़का अलग और लड़की अलग हो जाता है, यही गुणसूत्र के कारण, समझें। 22 जोड़ा सेम है, मतलब जो लड़का के शरीर में है वही लड़की के शरीर में नहीं। हम लोग को 2 हाथ तो उन लोग के भी 2 हाथ, मतलब हम लोग को 2 पैर उन लोग के भी 2 पैर नहीं, हम लोग के 2 आँख तो उन लोग के भी 2 आँख नहीं। लेकिन यही 2 गुणसूत्र के कारण क्या होता है, लड़का अलग और लड़की अलग, ठीक ना। लड़की लोग में स्तन का विकास होता है, ठीक ना, लड़का लोग में स्तन नहीं रहता है, ठीक ना। लड़की लोग में योनि का विकास होता है और लड़का लोग में मतलब लिंग का निर्माण होता है। यही 2 गुणसूत्र के कारण, ठीक ना, क्या होता है, लड़का अलग और लड़की अलग हो जाता है। बाकी दोनों सेम है तो लड़की लोग का भी सेम होता है। तो याद रखिए, लिखिएगा लिंग गुणसूत्र क्या है। लिंग गुणसूत्र क्या है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। ये दोनों जो देख रहा है ना, 22 जोड़ा जो सेम है, इसको ऑटोसोम कहते हैं। क्या चीज, ऑटोसोम, ऑटोसोम। और 23वां जोड़ा अलग होता है, इसको क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र या सेक्स गुणसूत्र, सेक्स गुणसूत्र या एलोसोम। क्या चीज, एलोसोम या एलोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो लिखिए पहले, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें 22 जोड़ा, जिसमें 22 जोड़ा स्त्री और पुरुष में सेम होता है। 22 जोड़ा स्त्री और पुरुष में सेम होता है, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। 22 जोड़ा स्त्री और पुरुष में सेम होता है, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। तथा 23वां जोड़ा, तथा 23वां जोड़ा अलग होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। याद रखें, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ा सेम होता है, जिसे ऑटोसोम कहते हैं, और 23वां जोड़ा अलग होता है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। स्टार बना के लिखिए, लिंग गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र को एलोसोम के नाम से जानते हैं। लिंग गुणसूत्र को एलोसोम के नाम से जानते हैं। लिंग गुणसूत्र को एलोसोम के नाम से जानते हैं, एलोसोम के नाम से जानते हैं। अगला लिखिए, बोलेगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, बोले मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ये हो गया पिता, मतलब ये समझो पुरुष है, आई कहा महिला। पुरुष में भी 46 गुणसूत्र और महिला में भी 46 गुणसूत्र। 22 जोड़ा तो सेम होगा नहीं, 22 जोड़ा मतलब 44 गो, 44 मतलब 22 जोड़ा, 44 गुणसूत्र सेम होता है और 2 गो अलग हो जाता है पुरुष में। एक पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और वाई, और इस महिला में भी क्या होगा, 44 गुणसूत्र सेम होगा और 2 गुणसूत्र अलग हो जाएगा, ठीक ना। महिला में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। ये 2 भाग में टूटेगा, एक्स अलग और वाई अलग, ये भी 2 भाग में टूटेगा, एक्स और एक्स। अब देखो, ये पहिलका में पहिलका से अति करो, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, एक्स का निर्माण होगा, ठीक है ना। और ये एक्स में वाई से अति करो, ठीक ना, ये क्या होगा, एक्स वाई आएगा। एक्स वाई है तो क्या चीज, पुरुष यानी बेटा, बेटा का निर्माण होगा, और एक्स आया तब बेटी का निर्माण होगा, समझे। तो याद रखिए, तो लिखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिखिए क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिखिए, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें देखो लिंग गुणसूत्र जो है ना, वही डिफिनेशन इसमें भी लिखना है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है।
लिखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आंसर में लिखिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ा, 22 जोड़ा मतलब 44, 22 जोड़ा मतलब 44, जिसमें 22 जोड़ा सेम होता है, जिसमें 22 जोड़ा सेम होता है, जिसे ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। तथा 23वां गुणसूत्र भिन्न होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जिसे 23वां जोड़ा भिन्न होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23वां जोड़ा भिन्न होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिखिए इसी में पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, तथा महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। X और X मिलता है तो बेटी का निर्माण होता है, X और X मिलता है तो बेटी का निर्माण होता है, और X और Y मिलता है तो बेटा का निर्माण होता है। X और Y मिलता है तो बेटा का निर्माण होता है। ये वाली फिगर उतार लीजिए, समझे एकदम। पुरुष में 46 गुणसूत्र, महिला में भी 46 गुणसूत्र, पुरुष में काय गो 44 गो सेम रहता है, और महिला में भी 44 गुणसूत्र सेम, मतलब 22 जोड़ा सेम रहेगा, स्त्री और पुरुष दोनों। जैसे हम लोग को 2 हाथ, उन लोग के भी 2 हाथ, हम लोग के 2 पैर, उन लोग के भी 2 पैर, हम लोग के 2 आँखें, उन लोग के भी 2 आँखें, इस तरीक़े से 44 गो सेम रहता है गुणसूत्र। 2 को डिफरेंस हो जाता है, ई और ई। पुरुष में XY और महिला में XX। अभी बताएं, पुरुष में होता है लिंग, ठीक ना, और महिला में क्या होता है स्तन और योनि, इस चीज़ का विकास होता है। यही कारण क्या होता है, यही 2 गुणसूत्र, यही 2 गुणसूत्र मतलब किसका निर्माण करेगा, एक लिंग का और दूसरा महिला लोग में स्तन और योनि का विकास करता है। यही कारण बेटा बेटी हो जाता है। ये 2 भाग में टूटेगा, XY, ये भी टूटेगा, X और X, X और X मिलेगा बेटी का निर्माण, XY मिलेगा बेटा का निर्माण। ये फिगर उतारिएगा। अब देखिए, लिखिएगा स्टार बना के। जैसे शुक्राणु में कई गो गुणसूत्र होता है, बताइए। शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होता है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होता है। शुक्राणु में कई गो गुणसूत्र, 23 गो गुणसूत्र होता है। तेईस गुणसूत्र होता है। अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र। शुक्राणु को स्पर्म बोलते हैं, काची स्पर्म। अगला लिखिए अंडाणु। अंडाणु मतलब ओवम। अंडाणु में 23 गुणसूत्र होता है। तेईस गुणसूत्र होता है। ये वाली लिखा है, लिख लीजिएगा। लिंग गुणसूत्र को एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा और लिखिए, ठीक है, 2 और डिफिनेशन है। ये जैसे देखिए, ये DNA है, काची DNA। ये कहा है DNA, ये कहा है DNA। ये समझिए सीधा सीधी, ये कहा DNA है, काची DNA मतलब गुणसूत्र है। ये DNA है, आई DNA के, ठीक है, जब खींचेगा ना तो एकदम इस तरीक़ा से तार नियत निकलेगा, ठीक ना, इस तरीक़ा से तार नियत, ठीक ना, स्प्रिंग के जैसा ये ऐसा होता है।
ये इस तरीक़ा से होता है। ये इस तरीक़ा से होता है। यहाँ पे जो मिलता है ना गुणसूत्र, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। और इसको बोलते हैं ऊपर वाला को टेलोमियर। का चीज? टेलोमियर। लिखिएगा, गुणसूत्र के बीच वाला हिस्सा को या डीएनए के बीच वाला हिस्सा को सेंट्रोमियर कहते हैं। डीएनए के बीच वाला हिस्सा को सेंट्रोमियर कहते हैं। डीएनए के बीच वाला हिस्सा को सेंट्रोमियर कहते हैं और डीएनए के ऊपर वाला हिस्सा यानी शीर्ष वाला हिस्सा को टेलोमियर कहते हैं। टेलोमियर कहते हैं। अगला लिखिए, जीन क्या है? जीन क्या है? डीएनए के एक छोटा सा पार्ट्स होता है। जैसे ये डीएनए हो गया, इसको खींच दो, ठीक ना, एकदम स्प्रिंग की तरह एकदम निकल जाएगा, एक धागा की तरह। यही धागा का कहलाता है? जीन कहलाता है। मतलब कोई भी एक छोटा सा पार्ट से ले लो डीएनए का, वही का कहलाता है? जीन कहलाता है। लिखिए, जीन क्या है? लिखिए, जीन क्या है? जीन। लिखिए, डीएनए का वैसा भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु, डीएनए का वैसा भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु आदेश और सूचना को निर्गत करता है या परवाह करता है। डीएनए का वैसा भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु आदेश और सूचना का परवाह करता है। आदेश और सूचना का परवाह करता है, जिसे जीन कहते हैं। जिसे जीन कहते हैं। जिसे जीन कहते हैं। जीन के बारे में पहले ही बता दें, जीन ही क्या करता है? गुणों का परवाह करता है। नहीं, जैसे हमारा 2 हाथ है तो हमारा जो बाल बच्चा होगा उसका भी 2 हाथ होना चाहिए, ठीक है। ये सिग्नल कौन देगा? ठीक है, सूचना कौन देगा? जीन देगा, ठीक है ना। हमारा 2 पैर है तो उसका भी 2 पैर होना चाहिए, सूचना कौन देगा? जीन देगा, ठीक है ना। तो जीन का काम है सूचना का परवाह करना। अगला लिखिए, जीन कोश क्या है? जीन कोश। जीन कोश, इसको जीन पूल के नाम से जानते हैं। जीन कोश। जीन कोश क्या है? लिखिए, किसी भी प्रजाति के विशेष आबादी में, किसी भी प्रजाति के विशेष आबादी में स्थित संपूर्ण जीन, किसी भी विशेष प्रजाति के आबादी में स्थित, किसी भी विशेष प्रजाति के आबादी में स्थित संपूर्ण जीन को जीन कोश कहते हैं। संपूर्ण जीन को जीन कोश कहते हैं। एक लिखिएगा, द्विसंकरण। द्विसंकरण ये डाइहाइब्रिड कहते हैं। डाइहाइब्रिड, द्विसंकरण लिखिएगा। मेंडल ने क्या किया था? एक जोड़ा पौधा का वर्णन किया, फिर क्या किया? 2 जोड़ा पौधा का वर्णन किया, जिसे क्या कहते हैं? द्विसंकरण किया। नहीं, तब मेंडल ने पहले क्या किया था? एक जोड़े पौधे पे अध्ययन किया, उसके बाद क्या किया? 2 जोड़े पौधे पे अध्ययन किया, जिसे क्या कहते हैं? द्विसंकरण कहते हैं। लिखिएगा, द्विसंकरण। लिखिए, एक जोड़े विपरीत गुण वाले वंशागत, द्विसंकरण लिख के डैश दीजिए। एक जोड़े, लास्ट है, खत्म हो गया। लिखिए, एक जोड़े विपरीत गुण वाला, एक जोड़ा विपरीत गुण वाला वंशागत के अध्ययन के बाद, एक जोड़ा विपरीत गुण वाला वंशागत के अध्ययन के बाद मेंडल ने मटर के पौधा में, अध्ययन के बाद मेंडल ने मटर के पौधा में 2 जोड़े विपरीत गुण वाले
पौधे पर अध्ययन किया जिसे द्विसंकरण कहते हैं। जैसे समझिए मेंडल ने क्या किया, पहले एक जोड़े वंशागत मटर के पौधा पे रिसर्च किया, उसके बाद क्या किया, 2 जोड़ा विपरीत गुण वाला पौधा पे अध्ययन किया जिसे द्विसंकरण कहते हैं। तो वही लिखा रहे हैं, ठीक है। एक जोड़े विपरीत गुण के वंशागत के अध्ययन के बाद, एक जोड़ा विपरीत गुण वाले वंशागत अध्ययन के बाद मेंडल ने मटर के पौधे पर 2 जोड़ा विपरीत गुण वाले पौधे पर अध्ययन किया, 2 जोड़ा विपरीत गुण वाला पौधा पे अध्ययन किया जिसे द्विसंकरण कहते हैं। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एक और लिख लीजिए स्टार बना के, मनुष्य का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक ना। जैसे समझिए पिता का गुणसूत्र हो गया, ये महिला के गुणसूत्र हो गया। नहीं, अब महिला क्या करेगा, हर हाल में, ठीक ना, ये एक्स गुणसूत्र हो देगा, नहीं, ठीक ना। अगर एक्स गुणसूत्र देता है, नहीं है, तो क्या होगा, बेटी का निर्माण होगा, नहीं। अगर एक्स गुणसूत्र देगा तो क्या होगा, बेटी का निर्माण होगा। अगर बाई गुणसूत्र दे दे, नहीं, अगर बाई गुणसूत्र दे दे, नहीं, तो क्या होगा, बेटा का निर्माण हो जाएगा। बाई गुणसूत्र दे देगा तो क्या होगा, बेटा का निर्माण करेगा, नहीं। तो हर हाल में, ठीक है, डिपेंड किस पे करेगा, पिता पे, ठीक ना। तब याद रखिए, मनुष्य का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, बेटा होगा कि बेटी, सब बाप पे डिपेंड करता है। अगर बाप एक्स गुणसूत्र देगा तो हर हाल में बेटिए बनेगा, ठीक है, बेटी का ही निर्माण होगा। अगर बाप बाई गुणसूत्र देगा तो बेटा का निर्माण होगा। इसमें महिला का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक ना। अभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखा होगा कि बेटी होता है तो महिला लोग पे जुल्म करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो डिपेंड करता है पिता पे, ठीक ना। अगर पिता एक्स गुणसूत्र देगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, बेटी का निर्माण होगा। अगर बाई गुणसूत्र देगा तो बेटा का निर्माण होगा, ठीक है। इसमें महिला के पास का ऑलरेडी पहले से ही एक्स है, उसके पास बाई रहता था ना, वो बेटा बेटी अति कर सकता है। लेकिन पुरुष के पास का है, एक्स और बाई है। अगर बाई दे देता है, ठीक ना, तो क्या होगा, बेटी, अगर एक्स देगा तो बाई देगा तो बेटा, एक्स देगा तो बेटी का निर्माण होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, जो भी डिपेंड करता है बेटा और बेटी, बाप पे डिपेंड करता है। अगर बाप एक्स देगा तो बेटी, बाई दिया था, बेटा का निर्माण होगा। इसमें महिला को कसूर कोई नहीं रहता है। अब अनपढ़ लोग आदमी होता है, ठीक ना, कि औरत लोग पे क्या करता है, कसूर निकाल देता है कि खाली बेटी पैदा करता है, लड़की लोग का कोई दिक्कत नहीं है, समझे, कोई गलती नहीं है। जो गलती है बेटा पे है। बेटा के बोलो एक्स गुणसूत्र देगा तो बेटी बनेगा, बाई गुणसूत्र देगा तो बेटा बनेगा। चलिए ठीक है, ये हो गया चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है।